मंडे को टेस्ट में जितना IFRS 8 आज तक पढ़ लिया और IAS 12 तो 7 हो गई जी। मैंने वर्किंग 1 2 3 क्यों नहीं की? लिखें, वर्किंग 1 2 3 इसलिए नहीं की कि नोट 37 और 37.1 नहीं बनाना था, बल्कि लिखें वर्किंग 1 2 3 इसलिए नहीं की कि सेगमेंट एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनानी थी। वर्किंग 1 2 3 इसलिए नहीं की कि सेगमेंट एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन नहीं मांगी थी। जी एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में टोटल सेल कहीं यूज नहीं होनी, लिख लें। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में टोटल सेल कहीं यूज नहीं होनी, सिर्फ एक्सटर्नल सेल हर जगह यूज होनी है। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में टोटल सेल कहीं यूज नहीं होनी, हर जगह एक्सटर्नल सेल। नहीं, ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर एक्सटर्नल सेल का बनता है, टोटल का नहीं बनता। लेकिन फिर भी एक्सटर्नल ही बनी ना, आपस की सेल तो इसमें नहीं है, आपस की सेल तो सवाल में अलग दी हुई है। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स, किताब का पेज नंबर 509, पैरा 32 to 34 apply to all entities subject to this IFRS including those entities that have जिनका सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट है, उन्होंने भी ये लगाना है। वो कल लगा के दिखाया था एक केबल्स वाली कंपनी पे, तो केबल्स वाली कंपनी ऊपर लिख लें। और पेज कौन सा था किताब का? पेज नंबर 105 और कल वाले नोट्स में अटैच भी कर दिया था वो पेज। केबल्स वाली कंपनी ने कल कैसे बनाए थे एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर? उन बेचारों का रिपोर्टेबल सेगमेंट ही कितने थे? एक। याद नहीं आ रहा यार, ऐसे देख रहे हैं, मैंने पता नहीं क्या कह दिया। ये देखें, ये देखें, सिर्फ हमने सेल का डाटा दे दिया था, एक्सटर्नल सेल का कंट्री वाइज। नॉन करंट एसेट किसी और कंट्री में पड़े ही नहीं हुए थे और हमारा कोई मेजर कस्टमर था ही नहीं। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के डिस्क्लोजर्स हैं? जिसके एक से ज्यादा सेगमेंट है या एक ही सेगमेंट है? एक ही सेगमेंट। अच्छा जी, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर एंड नॉन करंट एसेट एट्रीब्यूटेड टू कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड ऑल फॉरेन कंट्रीज। रेवेन्यू एंड नॉन करंट एसेट attributable to country of domicile and all other countries. An entity disclose the extent of its reliance on if revenue from a single external customer amount to 10% or more of the total external revenue. The total revenue from each such customers. What is the total revenue from each such customers? 349. The segments reporting the revenues. सवाल ने बताया नहीं हुआ। From फलां segment. An entity need not disclose the identity of a major customer. तो बता दें जी, रिपोर्टेबल सेगमेंट के कितने डिस्क्लोजर होते हैं? 2, 37 और 37.1। और एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। पास पेपर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। पेज 524। अच्छा जी, कौन कौन से डिस्क्लोजर होते हैं? सेगमेंट एनालिसिस, वो जो कल के बना रहे हैं, रिकॉन्सिलिएशन, ये तकरीबन सारे डिस्क्लोजर कवर हो गए। सवाल की रिक्वायरमेंट, लिस्ट द एरर्स और भूल इन द अबव डिस्क्लोजर। दोबारा डिस्क्लोजर नहीं बनाना, डिस्क्लोजर नहीं बताना, इसमें गलतियां बतानी है
और दूसरा, इसमें अगर कोई चीज भूल गए हैं तो वो बतानी है। रोशनी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, तो क्या इस पे IFRS 8 लगेगा? बिल्कुल, इस पे IFRS 8 लगेगा। अगर मैं बोलता ना तो कुछ लोगों ने सोचना नहीं था, उधर जाना था ऐसे ही। तो इस पे IFRS 8 लगेगा। इट इज अ लिस्टेड कंपनी। रोशनी इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। RL generates 30% of its revenue from exports to मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट को एक्सपोर्ट करके 30% रेवेन्यू अपना कमा रही है, जिसमें से 60% मिडल ईस्ट के अंदर एक बंदा है हकीम। तो हकीम साहब को जो है वो मिडल ईस्ट की सेल का 60% बेचा जा रहा है। RL हैज वेरियस ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट एक से ज्यादा हैं, क्योंकि टेक्सटाइल में शायद हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो टेक्सटाइल में एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे होंगे, इसलिए वी हैव वेरियस operating segments. Apart from external sale, some of these segments also make internal sale. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों में फर्क बताएं। इस डब्बे के ऊपर लाइन और नीचे वाली लाइन। वो जो आखिरी कॉलम था ना, गोहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो वाला दिया हुआ इधर। वो जो आखिरी कॉलम नहीं था गोहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो वाला कॉलम इसने इधर दिया हुआ हमें, जो हमने कल यहां बनाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो वाला कॉलम इसने डायरेक्ट दे दिया हमें। समझ आई बात? कैसे पता चला? फॉलोइंग अमाउंट्स हैव बीन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बता दें P&L में सिर्फ कौन सी सेल होगी? एक्सटर्नल। P&L में कौन सी सेल होगी? एक्सटर्नल। ये खर्चे आ गए आपके P&L वाले खर्चे, ये प्रॉफिट आ गया आपका, ये आपके एसेट्स आ गए और ये लायबिलिटीज आ गई। आप बता दें ये कौन सी टाइप की फिगर्स हैं? जल्दी बताएं। गोहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सेल को मैं क्यों एक्सटर्नल सेल कह रहा हूं? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी P&L में कौन सी सेल जाती है? एक्सटर्नल सेल। डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड इंटरनली टू चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर ऑफ ईच सेगमेंट। CODM को हमारे वेरियस सेगमेंट्स हैं, तो वेरियस सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन CODM को अलग अलग दी जाती है। हाउएवर फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स ऑन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स इज प्रिपेयर्ड फॉर इंक्लूजन इन नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने जो डिस्क्लोजर बनाए हैं, बनाने थे ये सारे बनाने की बजाय हमने छोटी सी यही बना ली, ये बना ली, ये छोटी सी चीज, ये बना लिया। बस इस सब की बजाय हमने ये बना लिया। स्पिनिंग, वीविंग, अदर्स, टोटल। एक्सटर्नल सेल, ओ भाईजन केड़े चक्रां च हो तुसी? सवाल कह रहे अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सेल सम ऑफ द इंटर सेगमेंट मेक इंटरनल सेल, और तूने डिस्क्लोजर में इंटरनल सेल नहीं डाली, तूने टोटल सेल भी नहीं डाली। डिस्क्लोजर में तो तीनों चीजें डालनी होती हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाल दिए तूने, इंटरेस्ट नेट करके डाल दिया। हमने कहा था इंटरेस्ट इनकम अलग दिखानी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग दिखाना है। प्रॉफिट तूने डाल दिया, एसेट्स डाल दिए, लायबिलिटीज नहीं डाली, डेप्रिसिएशन नहीं डाली, अमोर्टाइजेशन नहीं डाली, और एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट्स नहीं डाली, इंपेयरमेंट लॉस नहीं डाला। ये सारी चीजें तो नहीं डाली इसमें, वो तो सारी डालनी थी। अच्छा जी, क्या कह रहे हो? कौन सा अकाउंटेंट है ये? क्या चीज? अच्छा। रिक्वायर्ड प्रिपेयर एरर्स एंड ओमिशंस इन द अबव डिस्क्लोजर। रीड्राफ्टिंग ऑफ डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। रीड्राफ्टिंग ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, मैं अगर वर्किंग 1 करना चाहूं तो कर सकता हूं? इंटरनल सेल नहीं है, तो वर्किंग 1 जो बेसिक डाटा है वो शायद मैं पूरा नहीं कर सकता। वर्किंग 1 में कर नहीं सकता, मुझे डाटा अवेलेबल नहीं है। खींचतान के किसी स्टूडेंट के जहन में आ सकता था, सवाल आया चलो वर्किंग 1 करो, वर्किंग 1 नहीं कर सकता। इसी तरह वर्किंग 1 का डाटा वर्किंग 2 में यूज होता है, तो उधर भी मुझे टोटल सेल का 10% लेना पड़ता है। और मुझे कौन सी सेल अवेलेबल है? पहली क्लास जहन में लाएं, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर अभी रहने दें, पहली क्लास जहन में लाएं। तीसरा सवाल मेरा, वर्किंग 3 कर सकता हूं?
वर्किंग 3 कर सकता हूं, स्पिनिंग, वीविंग, अदर्स कहां से भाईजान? रिपोर्टेबल 2 हैं उसके, चपेट मारो, रिपोर्टेबल 2 उसने बनाए हैं, उसने 2 रिपोर्ट की हैं, बाकियों को उसने किधर डाल दिया है? उसने तो 2 रिपोर्टेबल बनाए हैं, आपको लग नहीं रहा उसने 2 रिपोर्टेबल बनाए हैं? तो इन दोनों को जमा करें, वर्किंग 3 157, इसे डिवाइड करें किस सेल से? इधर भी एक्सटर्नल सेल है, इधर भी एक्सटर्नल सेल है, ये सारी एक्सटर्नल सेल ही है, यही है सेल एक्सटर्नल, यही है, जहां मर्जी देख लें, डिवाइडेड बाय, तो एक हम ये भी लाइन डाल के आएंगे पेपर में कि 75% एक्सटर्नल सेल का टेस्ट पास नहीं हुआ, सम मोर सेगमेंट्स नीड्स टू बी रिपोर्टेड, बट उसका डाटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये लाइन तो कम से कम डाल के आ सकते हैं ना कि तुमने जो डिस्क्लोजर बनाए हैं उसमें जो तुम एक्सटर्नल सेल शो कर रहे हो वो इस काबिल भी नहीं है कि दोनों सेगमेंट की मिला के भी 75% पे पहुंचे। सर ये हमें कैसे पेपर में पता चलेगा? इसलिए कि वर्किंग 1 2 3 को सोचना होगा, और कोई नया तरीका तो नहीं मैं बता रहा क्लास में सोचने का, वर्किंग 1 2 3 को सोचना होगा। सर इसके बाद वाली चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? इसके बाद वाली चीजें मैं बताता हूं कैसे पता चलेंगी। इसके बाद आप सेगमेंट एनालिसिस सोचेंगे और उसमें ढूंढेंगे क्या है क्या नहीं। इसके बाद आप रिकॉन्सिलिएशन सोचेंगे, ढूंढेंगे क्या है क्या नहीं। इसके बाद आप ये वाला डिस्क्लोजर सोचेंगे और ढूंढेंगे क्या है क्या नहीं। इस आसान सी चीज है, ऐसे ना मुंह करके बैठे। इसके बाद आप ये वाली चीज ढूंढेंगे, देखेंगे और देखेंगे ये है या नहीं। इसके बाद आप ये वाली चीज देखेंगे, उधर जाके देखेंगे है या नहीं। तो व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस जो क्लास में किया था? वर्किंग 1 करने की कोशिश करेंगे, 2 करने की कोशिश करेंगे, 3 करने की कोशिश करेंगे, जितनी हो गई वेल एंड गुड। उसके बाद सेगमेंट एनालिसिस नहीं सोचना है, मैं बनाने को नहीं कह रहा 8 नंबर, ये सोचना है आपने। स्प्लिट ऑफ सेकंड में ये सोचना है रिकॉन्सिलिएशन किस, स्प्लिट ऑफ सेकंड में ये सोचना है, स्प्लिट ऑफ सेकंड में ये सोचना है, सेकंड में ये सोच लेना, चले ये सोचना है। अब सोचना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और क्या क्या चीजें अवेलेबल नहीं है। अच्छा अब हम कर कुछ नहीं सकते, उसको बता देंगे एरर हुई है, उसको ये बता देंगे एरर हुई है। अदर्स में फिर बनाने नहीं चाहिए ना, अदर्स में से कोई एक बड़ा लाके इसको इधर डालना चाहिए था चपेट। अच्छे बच्चे, फिर अदर्स को तो डाल नहीं सकते ना, अदर्स में तो 3-4 पड़े होंगे, पता नहीं कितने पड़े होंगे। तो अदर्स में से कोई निकाल के इधर डाले तो फिर बात बनती है ना, उसको तो डाटा नहीं दिया हुआ, तो बिल्कुल रिलैक्स। अच्छा जी, सबसे पहले मैं चलता हूं, वर्किंग 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 करने की कोशिश की, हो गई और एक चीज पता चल गई, देयर इज एन एरर। लिखें जी, पहली चीज लिखें, एक्सटर्नल सेल ऑफ वीविंग एंड स्पिनिंग, एक्सटर्नल सेल ऑफ वीविंग एंड स्पिनिंग। और एरर ओमिशन इकट्ठी हेडिंग डाल दें, तो जाने देगी, इतने बरीक भी ना बनिएगा, वो छठे पर पेपर है। एक्सटर्नल सेल ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग है, नहीं बहरहाल मैं बता दूंगा, ये एरर है जो मिशन है। एक्सटर्नल सेल ऑफ वीविंग एंड स्पिनिंग अमाउंट्स टू 1570, अमाउंट्स टू 1570, which is only 62% of external sale of spinning and weaving is 1570, amounts to 1570, which is only 65% of 62, which is only 62% of 2530. So more segments should have been identified. So more segments should have been identified to reach 75% threshold. More segments should have been identified to reach 75% threshold. ओके, पहली बात ये होगी। दूसरी बात, बिल्कुल रिलैक्स तसल्ली से बताएं, सेगमेंट एनालिसिस में क्या क्या आता था? एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंपेयरमेंट लॉस। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इज नॉट अ कॉमन थिंग, वो सवालों ने सबने नहीं की होती, और उनके ऊपर जो प्रॉफिट है वो भी कोई जरूरी नहीं। और कोई चीज जहन में आ रही हो, मेजर आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह, इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ये किस पैरा में पढ़ी थी? पैरा नंबर 23 और 24। चलें जी, लिखना शुरू करते हैं। अब ये चीजें अगर आपको याद हैं, 2 दिन से मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं, लिखना शुरू करें।
internal sales have not been reported. Internal sales have not been reported. अगली लाइन, टोटल रेवेन्यू, टोटल भी होना चाहिए, 37 नोट्स जहन में लाइन, सेगमेंट एनालिसिस, टोटल रेवेन्यू हैज नॉट बीन रिपोर्टेड, इंशाल्लाह इधर ही 8 पूरी करा लेनी है। अगली लाइन, लाइबिलिटीज हैव नॉट बीन रिपोर्टेड, अगली लाइन, लाइबिलिटीज हैव नॉट बीन रिपोर्टेड। अगली लाइन, इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस शुड हैव बीन, इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस शुड हैव बीन, अब ये एरर है, ये ओमिशन नहीं है, शुड हैव बीन रिपोर्टेड सेपरेटली। सर ये हमें कैसे पता चलेगा सर, ये चीजें लिखनी है। बेटा आपको कहा था कि पैरा नंबर 23 और 24 हाईलाइट कर लो। पैरा नंबर 23 पढ़ा था ना, एक्सटर्नल कस्टमर, इंटरनल इंटरेस्ट, रेवेन्यू, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन लिख दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हैव नॉट बीन रिपोर्टेड, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हैव नॉट बीन रिपोर्टेड। इनकम टैक्स एक्सपेंस हैज नॉट बीन रिपोर्टेड, इनकम टैक्स एक्सपेंस हैज नॉट बीन रिपोर्टेड। जी, लेकिन आज सवाल कह रहे हैं इंटरनेशनल दोनों कर रहे हैं, उसमें अवेलेबल नहीं थी, आज कह रहे हैं। कैसे एग्ज्यूम कर सकते हैं जानी, उसने कहा है मेरी जान, चपेट मारो इसको। और यार ठहर इसको मुझे मारने दे। और पाइजन, अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सेल सम ऑफ दिस सेगमेंट्स मेक इंटरनल सेल, तू कह रहे जीरो एज्यूम करें और जाने दें। अच्छा वापस आए, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है एंटिटीज इंटरेस्ट इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, बट मटेरियल नॉन कैश आइटम लिखना लिख दें, वो भी कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, अमाउंट ऑफ एडिशन टू नॉन करंट एसेट्स इज नॉट रिपोर्टेड, अमाउंट ऑफ एडिशन टू नॉन करंट एसेट्स इज नॉट रिपोर्टेड। 8 पूरे हो गए? अच्छा, अभी मेन चीजें रहती हैं। नहीं, ये तो हमने नंबर पूरे करने के लिए अलग अलग लिखी हैं, अभी आगे चलें। अच्छा जी, अब जी रिकॉन्सिलेशंस में आते हैं। रिकॉन्सिलेशन में पैरा नंबर 28, रिकॉन्सिलिएशन, पैरा नंबर 28, रिकॉन्सिलिएशन। जबानी बताएं, चलें इधर से देख लें। रेवेन्यू की रिकॉन्सिलेशन देनी होती है, प्रॉफिट्स की, एसेट्स की, लाइबिलिटीज की और अदर मटेरियल आइटम्स की। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारा सोचना था? भाईजान सादा सी बात है यार, वर्किंग 1 2 3 हमने सोची और फिर हमने ये वाले डिस्क्लोजर सोचने हैं, ये सोचने हैं, ये सोचने हैं, ये सोचने हैं, ये सोचने हैं, बस तरतीब से सोचना है। और क्या इसके अंदर कमाल है, तरतीब से सोचनी है सारी चीजें। अच्छा, अब मैं रिकॉन्सिलिएशन की तरफ मूव कर रहा हूं। इसने किसी ना किसी तरह रेवेन्यू को रिकंसाइल करा दिया है, लेकिन अगेन उसने आपस का रेवेन्यू कैंसिल करके नहीं रिकंसाइल कराया, लेकिन किसी ना किसी तरह रिकंसाइल करा दिया। हम इससे मुतमईन नहीं है। उसे रिकंसाइल कराने के लिए क्या करना चाहिए था? एक्सटर्नल टोटल रेवेन्यू लिखना चाहिए था, उसमें से इंटरनल माइनस करना चाहिए था। फिर तो रेवेन्यू में भी इसने गड़बड़ की, सही तरह रिकंसाइल नहीं कराया। इंटर सेगमेंट कैंसिल होना चाहिए था, वो लिखा ही नहीं उसने। दूसरा प्रॉफिट्स उसने किसी ना किसी तरह रिकंसाइल करवा दिए, तो हमें परेशानी वाली बात नहीं। उसके बाद उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसी ना किसी तरह रिकंसाइल करवा दिए। उसने एसेट्स रिकंसाइल नहीं करवाए, कोई ना कोई गड़बड़ किया है। हेड ऑफिस के एसेट भूला होगा, जो भी भूल है, उसने एसेट्स रिकंसाइल नहीं करवाए। और उसके बाद लायबिलिटीज तो उसने रिपोर्ट ही नहीं की, तो रिकंसाइल कैसे होनी थी? तो अब रिकॉन्सिलिएशन में 2-3 बातें लिख सकते हैं। कुछ ओमिशंस हैं, कुछ एरर्स हैं। एरर क्या चीज है? रेवेन्यू में भी एरर है। रेवेन्यू में आपस का सेगमेंट कैंसिल होना चाहिए था ना, आपस की सेल, वो कहां कैंसिल हो रही है? आपस की सेल। और दूसरी बात, अब आपके जहन में वो पिक्चर है जो मैंने इधर बनाई थी सुबह आते, ये वाली पिक्चर है जहन में, इस पिक्चर को सामने रख के सोच रहे हैं। और आपस का प्रॉफिट भी कैंसिल नहीं हुआ, ये सारी चीजें भी लिख सकते हैं।
कि आपस का प्रॉफिट भी कैंसिल नहीं हुआ, तो लिखें रिकॉन्सिलिएशन के बारे में। एक्सपेंसेस उसने करा दिए रिकंसाइल, शायद उसने हेड ऑफिस के भी डाल दिए खर्चे, डालने चाहिए थे। ये लिखो, कोई मसला नहीं, लिखें, लिखना शुरू करें जी। इन रेवेन्यू रिकॉन्सिलिएशन internal sale are not cancelled or not eliminated. In revenue reconciliation, internal sales are not eliminated. No reconciliation is given for liabilities. No reconciliation is given for liabilities. ये ओमिशन है। Assets are not reconciled. Assets are not reconciled. Assets किसने रिकॉन्सिलेशन नहीं दी? बाकी ठीक है, कोई रिकंसाइल आप कर रहे हैं तो ठीक है, और कुछ ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। क्या चीज? रिकंसाइल नहीं कर रहा ना, बस उसको बता दो रिकंसाइल कर दो, ये एरर है। ओके, आगे चलें। प्रोडक्ट वाइज सेल, इट इज कॉल्ड एज एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाइज सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट इज नॉट गिवन। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर की तरफ आ जाए। प्रोडक्ट वाइज सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, सिर्फ किसकी दी है? स्पिनिंग और वीविंग की। प्रोडक्ट वाइज सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट इज नॉट गिवन। ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स हो गए। अच्छा, हकीम नहीं, अभी हकीम नहीं, अभी इधर आए, ये तरतीब से चले। हाँ जी, अगर फॉरेन कंट्रीज की सेल नहीं है तो फिर ये डिस्क्लोजर भी नहीं है। अब अगर फॉरेन कंट्री की सेल है तो फिर तो ये है। अब फॉरेन कंट्री की सेल देखते हैं। फॉरेन कंट्री की सेल है, फॉरेन कंट्री की सेल यूएई, मिडल ईस्ट वाली और पाकिस्तान वाली, क्या ये अलग अलग डिस्क्लोज हुई है? हमारी सेल कितनी है? 25। 30% रेवेन्यू इज फ्रॉम एक्सपोर्ट टू मिडल ईस्ट। 30% कहां से है? मिडल ईस्ट से। तो 70% पाकिस्तान से। डिस्क्लोजर अब बनाऊं या सिर्फ एरर बताऊं? एरर लिखें। एज 30% ऑफ सेल इज टू यूएई, as 30% of sale is to UAE, Middle East, sorry, Middle East, as 30% of sale is to Middle East, ब्रैकेट में लिखें 2530 अरब 30%, 2530 अरब 30%। So information by geographical area, so information by geographical area is not given, is not prepared, is not prepared. Information by geographical area is not prepared. अच्छा, नॉन करंट एसेट्स का लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बताया नहीं कि बाहर के मुल्क में मेरे नॉन करंट एसेट्स है या नहीं। आमतौर पे लोग बाहर के मुल्क में सेल करते हैं, नॉन करंट एसेट कहां जाके खरीदते हैं, तो नॉन करंट एसेट का बिला वजह आप लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, अगली चीज, रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। कोई हकीम की सेल बताए, हकीम को जो सेल किया, सेल का 30% मिडल ईस्ट को है, कितना? 759। इसका 60% हकीम को है, 450। कुछ सोचें, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार लें। मुझे बताएं, मैंने आपको कहा था एक वर्किंग सी करें। सिम्पसन की सेल, जॉन की सेल, जॉनी की सेल, शॉनी की सेल और हकीम की सेल। हकीम की सेल 455 और हकीमा को और बानो को नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन, बस ठीक है। हकीम वर्सेस वर्किंग में लग कर लें। अभी मैंने एक लफ्ज लिखवाया था, जब रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर निकालनी हो तो क्या करें? एक वर्किंग करके रख लें। एक्सटर्नल सेल इज इनटू, करें ये वर्किंग। इज हकीम अ बिग हकीम और अ स्मॉल हकीम? ही इज ए बिग हकीम। हकीम इज आवर मेजर कस्टमर। अगर हकीम नहीं हमसे चीजें लेनी बंद कर दी तो हमें हिकमत की दुकान खोलनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो सारी लिखी हैं इसमें से कोई 5-6 कितने लोगों ने लिखा नहीं थे पेपर में? 5-6 को नजर पड़ के 5-6
अच्छा लिखें जी, सेल टू हकीम इज रुपीज 455 मिलियन, सेल्स टू हकीम इज रुपीज 455 मिलियन, which is more than 10% of external sale, which is more than 10% of external sale. Sale to Hakim is rupees 455 million, which is more than 10% of external sale. Therefore, extent of reliance on major customer is not disclosed. Therefore, extent मीनू क्या बोल रहे हो, extent of reliance on, therefore extent of reliance on major customer is not disclosed, is not disclosed. एंड पे लिखते हैं अकाउंटेंट जरा बाहर आ, जिन्हें डिस्क्लोजर बनाया ना उसको जरा बुलाएं कमरे के बाहर। अब आपने एक काम करना है, अब आपने मेरे लिखवाए हुए सोल्यूशन और आईकैप वाले लिखवाए हुए सोल्यूशन में ओमिशंस और एरर्स तो शायद ना हो, ओमिशंस ढूंढनी है। हो सकता है कोई चीज मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दी हो लेकिन वो लिखने में कोई हरज नहीं, और हो सकता है कोई चीज आईकैप ने एक्स्ट्रा लिखवा दी हो क्योंकि मैं घर से सोल्यूशन देख के नहीं आया, तो कोई चीज आईकैप ने नहीं लिखवाई हुई तो मैं आपको लिखवा दूंगा। और रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, सेगमेंट वाइज लायबिलिटीज हैव नॉट बीन डिस्क्लोज। ये नोट 37 चल रहा है अभी इसका, ये वाला। रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल कस्टमर नॉट शोन, लायबिलिटीज नॉट डिस्क्लोज, इंटरेस्ट इज रिपोर्टेड ऑन, rather income and expense need to be disclosed, depreciation and amortization should be, income tax should be, material incomes ये मैंने नहीं लिखवाया, material items of income expenses should be। हालांकि एक मटेरियल आइटम आ रहा था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पता नहीं क्यों लाइन डाली हमने, इसकी जगह एक और लाइन डाली है नॉन करंट एसेट की एडिशन होने की। अच्छा उसके बाद ये तो सारी चीजें हो गई नोट 37 वाली। अब शायद वो रिकॉन्सिलिएशन का कोई जिक्र कर दे, शायद वो इन तीनों चीजों का कोई जिक्र कर दे। रेवेन्यू फ्रॉम रिपोर्टेबल सेगमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ, ये वर्किंग 3 ऑफ टोटल रेवेन्यू, सो अनदर सेगमेंट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। टोटल एसेट्स इन डिस्क्लोजर आर 1540 डू नॉट मैच विद टोटल एसेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर इतना आसान होता है, बच्चों ने इस अटेम्प्ट के बाद निकल के कहा था अच्छा ये लिखना था, मैं क्या पता नहीं क्या एरर है और ओमिशन है, वो है लिखना सी। सिंस रिपोर्टेड एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट 30% ऑफ सेल इट शुड हैव बीन डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। ये कौन सी एंटिटी बाय डिस्क्लोजर। सिंस हकीम साहब इज कंसिस्ट ऑफ 60%, 18% सेल हकीम को हो रही है, ये उसने और तरीके से निकाली है लेकिन हमने रुपीस में निकाली है, रुपीस में निकालिएगा। हकीम को सेल 10% से ज्यादा हो रही है, सो इट शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज सेपरेटली। ये वाला इजी सवाल था या डिस्क्लोजर बनाने वाला इजी सवाल था? ये वाला इजी सवाल था। थोड़ा सा शुरू में आपको स्टार्टिंग में इसलिए मसला आ रहा था कि हमने सवाल ही क्लास में डिस्क्लोजर वाला एक किया, अगली क्लास में एक और डिस्क्लोजर वाला सवाल करेंगे। थोड़ा सा आपको शुरू में मसला इसलिए आ रहा था क्या करने हैं, किधर से लेके चलना है, मैं तो नहीं, मैं एरर ओमिशन ढूंढूं, मैं आज तक अपनी एरर नहीं ढूंढ सका। तो मैं हाँ कोई पैरा है जिसको हम देखते रहें क्या डिस्क्लोज हुआ है क्या नहीं हुआ। पैरा लिखवाना शुरू करें आप लोग, जल्दी 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 जल्दी। आज आके भाई के मुंह से निकल गया कि मैं स्टैंडर्ड लेना चाहता हूं, ये मैं निकलवाना चाहता था मुंह से। ये कोई पैरा है, ये डायग्राम आपकी क्लास में बनाई थी सुबह, पैरा बताएं। 23 रिकॉन्सिलिएशन प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज और कस्टमर वाइज 34। पैरास तो रोजाना बताए गए हैं। हाथ पे हाथ धर के मत बैठें, जी कौन सा 60 पेंसिल नंबर का होगा तेरे क्यों होश उड़े हैं या गाय trying to note it down and inshallah we will revise this all in next class। मुझे रिवीजन में ये चीजें मांगती हैं, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं, बार बार देखेंगे करेंगे हो जाएगा। एक सवाल किसी जमाने में हमने डाला था टेस्ट में, वो तो चीखें उड़ा देने वाला है बच्चों की, तो वो कभी डाल देंगे टेस्ट में, अभी रहने देते हैं, मंडे को टर्म टेस्ट में वो डालेंगे। ओके
और भाई टर्म टेस्ट तो ऐसा वो हार्डली पास होने वाला होता है। शुरू में जरा बच्चे को ना डरा दिया जाए, वरना वो टर्म टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए तो उसने कॉन्फिडेंस उसमें आ जाना है, तो शुरू से ही उसको जरा डराना है। लेकिन आज IAS 12 की क्लास में, एक मिनट यार इधर देखो, आज IAS 12 की क्लास में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। इधर देखें, इधर इधर इधर। इस साल रेट 30%, अगले साल 32 हो गया, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेट चेंज वाला, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ेंगे कि इस साल 32 है और अगले साल का 32 भी इधर ही पता चल गया। आमतौर पे क्या होता है, हर साल का रेट हमें हर साल अलग पता चलता है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस साल रेट 30 है, अगले साल का रेट भी अभी पता चल गया। चलिए इस तरह की कोई बात करेंगे, बाकी एडजस्टमेंट तो सवाल में आसान होंगी। ये एक कॉन्सेप्ट होगा सिर्फ। आप IAS 12 में, यार वो IAS 12 की कुछ बच्चे कह रहे थे जरा दिखा दें समरी। IAS 12 की समरी देखें, पेज 300 पे आके IAS 12 की समरी देखें, पेज 300, ना 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 पेज 300 निकालो, IAS 12 की समरी प्लीज। पेज नंबर 300। लीज में क्या करते हैं, इंटरेस्ट और डिडक्शन उल्टा के लीज इंस्टॉलमेंट माइनस कर देते हैं। कैरिंग अमाउंट तीनों की आती है, टैक्स बेस, ये लीज की बात होगी। प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, एक्सपेंस उल्टाकर पेमेंट माइनस करते हैं। कैरिंग अमाउंट आती है, टैक्स बेस 0। प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट एक्सपेंस उल्टा के रिटर्न ऑफ माइनस, क्लोजिंग बैलेंस आता है लेकिन टैक्स बेस। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग गेन लॉस, अकाउंटिंग इंपेयरमेंट लॉस, अकाउंटिंग रिवैल्यूएशन गेन लॉस P&L वाला, ये सारा उल्टाकर टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों का गेन लॉस रिकॉर्ड होता है। इनिशियल अलाउंस कोई चीज है, किसी दिन पढ़ाऊंगा, नहीं जिन्होंने टैक्स पढ़ा उनको तो शायद पता है, बाकियों को जरा बतानी पड़ेगी। ये भी कोई टैक्स डेप्रिसिएशन टाइप की चीज है ये। अच्छा, पीपी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, और पीपी की बुक वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रूल्स। बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट में आपको पता है इंटरेस्ट उठा के लेस कर देना होता है, इंटरेस्ट उठा के लेस कर देना होता है, लेकिन लेस करंट टैक्स में लेस कर देना होता है। कैरिंग अमाउंट में इंटरेस्ट नजर आते हैं, लेकिन टैक्स वालों की बैलेंस शीट में इंटरेस्ट नजर नहीं आता। अगर टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस उल्टाकर रिकॉर्ड कर दें कैश, और अगर एक्रूअल अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं डू नथिंग। नजर आ रहे हैं मुझे, कौन कौन नहीं देख रहे हैं? और क्लोजिंग बैलेंस आएगा टैक्स बेस 0, क्योंकि कैश अकाउंटिंग है, कैश अकाउंटिंग है। और अगर एक्रूअल अकाउंटिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस दोनों का बराबर आएगा। ओके, अच्छा, इसी तरह ये भी एक समरी सी बनी हुई है, तो बहुत चीनमिन करते रहते हैं आप लोग, हर वक्त चीनमिन, थक नहीं जाते चीनमिन करके। पेज 290, मेरा नहीं ख्याल इसकी जरूरत है, छोड़ें इसको। अच्छा, लोन रिसीवेबल की टैक्स बेस बता दें आज बस, और लोन पेएबल की। खुदा के लिए मैं इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं पूछ रहा, या मैं इंटरेस्ट पेएबल नहीं पूछ रहा, मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूं। एक बात याद रखिएगा, अगर मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, ना मैंने कुछ खर्चे में डालना है, ना लोन वापस करते हुए कुछ खर्चे में डालना है। प्रिंसिपल बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। अगर मैंने 100 रुपया बैंक से लोन लिया है, इस पे इंटरेस्ट 10 रुपए देने, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूं। अगर मैंने बैंक से लोन लिया 100 रुपया, ना लोन लेते हुए कुछ P&L हिट होगा, करंट टैक्स में तो P&L वाली चीजें जाती है ना लोन लेते हुए कुछ हिट होगा, ना लोन देते हुए कुछ हिट होगा। लेने की एंट्री कैश डेबिट,
लोन क्रेडिट, वापस करने की एंट्री लोन डेबिट। अब हमने कहा टैक्स वालों से आप क्या पसंद करोगे? टैक्स वालों ने कहा द लोन हैज नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। उन्होंने कहा लोन के कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं होते, यानी अगर आप लोन ले रहे हो तो हम भी इसको लोन पेबल मान लेंगे, वापस कर रहे हो तो हम भी P&L में नहीं डालेंगे। तो इसका मतलब है अगर कभी लोन पेएबल लोन रिसीवेबल की टैक्स बेस मांगे तो इसका मतलब है हम भी इसे पेएबल मान रहे हैं, टैक्स वाले भी पेएबल मान रहे हैं। क्या टैक्स वाले ऐसा तो नहीं कहेंगे हम तुम्हें लोन डिडक्शन के तौर पे माइनस करने देंगे जब तुम वापस करोगे? भाई ये खर्चा पेएबल है या प्रिंसिपल पेएबल है? खर्चा पेएबल पे होता है तो खर्चे में जाता है ना। तो लोन का लेना और वापस करना क्या कभी अकाउंटिंग के टीचर ने P&L में डलवाया? टैक्स वाले भी यही कहते हैं, द लोन का लेना एंड लोन का वापस करना हैज नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। आप बताएं इनमें टेम्परेरी डिफरेंस निकाल के डेफर करके टैक्स रिकॉर्ड करें या डिफरेंस निकलने से किसी तरह रोकें? अगर डिफरेंस निकाल लिया तो ये टैक्सेबल या डिडक्टेबल इन फ्यूचर होगा, लेकिन टैक्सेबल डिडक्टेबल चीजें वो होती हैं फ्यूचर में जो करंट टैक्स में जानी है। तो लिखें लोन पेएबल एंड रिसीवेबल हैज नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। लोन पेएबल एंड रिसीवेबल